गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना दूर दूर क्यों बैठते हैं? जब इतना खाली है तो और पास आके बैठ जाया करिए। कल आपकी क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं आई टेस्ट के लिए गई थी और डॉक्टर ने, सर ये पेन है? नहीं नहीं, स्क्रीन पर देखने से मना कर दिया था। वैसे भी अभी भी मना किया है। तो अभी 2-3 दिन एक टेस्ट होना है, तो 2-3 दिन ज़्यादा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। खैर, पहले प्रश्नों को करते हैं, जो कि क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। वो 3-4 चैप्टर से रिलेटेड आज ये प्रश्न है। एक एक कर प्रश्न देखकर जवाब देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करिए। प्रिंटिंग प्रेस का विकास, जहाज निर्माण, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, स्थापत्य कला में गोथिक शैली। उपर्युक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत की देन थी? मतलब भारत में अंग्रेजों की देन कौन कौन सी थी? ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं, तो किसकी देन थी फिर ये चारों? कम टू नेक्स्ट। भारत में नील, सोरा और वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? सोरा क्या होता है जी? बारूद वगैरह, जो भी गन वगैरह में यूज होते हैं। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। नेक्स्ट, यहां पर सूचियां दी है। एक तरफ जो है उनके यानी कि यूरोपियों का, और एक तरफ उनके जो मुख्यालय थे उनके बारे में दिया है। आपको क्रम लगाकर सही जवाब बताना है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे बहुत कम देखूंगी आप लोगों को। ए के साथ बहुत लोग जा रहे हैं, देखते हैं। पांडिचेरी फ्रांसीसियों ने, क्योंकि इन्होंने ही स्थापित ही की थी पांडिचेरी, और इसी के अंतर्गत जो है किसका निर्माण किया था? पांडिचेरी में इन्होंने एक किला बनाया था लुई के नाम पर। हाँ, फोर्ट लुई। गोवा किसका था? ये हो गया इसका गोवा। ट्रैंकोबार, मद्रास बचा, डच। 2, 3, 4, 1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? किस कारण से जो है वो सफल हुआ था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। दो बातें हैं, प्रशिक्षण सही मिला था और हथियार अच्छे थे। तीसरा पॉइंट है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और इसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन अपनी सेवा से, पॉइंट सही है, फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपर्युक्त में से सभी मान के चलो पढ़ चुके हो। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पढ़िए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगीज थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। कौन से स्टेटमेंट सही है? डी, ऑल ऑफ अबव। बी के साथ और डी के साथ कितने लोग जा रहे हैं? हाथ उठाना है। कितने लोग डी के साथ जा रहे हैं, कितने लोग बी के साथ जा रहे हैं? सी के साथ आप जा रहे हैं? सी के साथ आप, ओके, सी के साथ, और आप बी के साथ, और आप दोनों मैम एक तो बी। यहां है कि पहली तो सबको पता है, पुर्तगीज के बाद दूसरे डच आए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कभी भी नहीं बनाया गया था पांडिचेरियों द्वारा? कभी ना कभी तो उन्होंने अपनी बस्ती या कोठी स्थापित की होगी। तो तीसरा गलत है। सी के साथ जो जा रहे थे, सर यहां सही पूछा गया था, गलत आपसे नहीं पूछा गया था, ठीक है? तो ये क्या सही जवाब हुआ? ऑप्शन बी के साथ जितने लोग गए हैं उन्हीं का सही है, क्योंकि तीसरा गलत था। कभी भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने पांडिचेरी में जो है
अपनी कोई कोठी स्थापित नहीं की थी। क्या हुआ? हाँ, तो यही एग्जाम में भी यही होता है। वो निकलने के बाद जैसे ही हॉल से निकलोगे, दो फ्रेंड मिलके कहेंगे अरे तू बी रंग के आया, अरे सी सही था। इसके बाद मिलाते मिलाते घर पहुंचते पहुंचते माइनस में भी कुछ लोगों का चल जाता है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला पॉइंट नहीं है। पुर्तगालियों ने वर्ष, इसका मतलब ये रटा रटाई वाली पद्धति ने छोड़ दो, पहले चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ लो। भारत में वर्ष 1499 में गोवा पर कब्जा किया गया था, सॉरी पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, पूर्वी भारत में बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया था। कौन सा सही नहीं है? क्यों? 1510 में आया था, ना कि 9 में, जब राजधानी स्थानांतरित की गई थी, कोच्चिन से स्थानांतरित करके गोवा कर दी गई थी। यहां क्योंकि ये तो आए ही सबसे पहले 1764 में थे, बालासोर में तो अच्छा, ठीक कैसे है? 1764 आए थे कब? अच्छा 1600 है ना, ये 1700, हाँ ये उसकी बात हो रही है। तीनों सही है, ठीक। यहां है पुर्तगाली उपनिवेश में वायसराय का क्रम लगाइए। 4 वायसराय रहते, हमने पढ़ा था। अल्फांसो द अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, अल्फांसो डिसोजा। पहला कौन था? कौन था? उसके बाद अब समय बताओ, किसका समय काल कब था? नेक्स्ट, हम्म 29 से 38, क्योंकि बीच में जो वायसराय रहे हैं उनके समय काल में ऐसे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए गए, तो उनका वर्णन नहीं मिलता। ये 1529 से 38 तक रहा था। उसके बाद ये 1-2 साल के लिए ही लास्ट में रहा था, जो अंतिम ही था, अल्फांसो द। जवाब क्या आ रहा है? 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार किया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, पहला है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता पर डच उपनिवेश, डचों ने बनाया था अपनी कॉलोनी, बिल्कुल सही। यह है कि डचों ने उपनिवेश नहीं बनाया था, क्योंकि सबसे पहले कोच्चि पर किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने अपनी कोठी स्थापित की थी। दूसरा में है कि फोर्ट विलियम की स्थापना, ये विलियम नहीं होता सर, विलियमर्स होना चाहिए मुझे जहां तक, क्योंकि फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता को नाम दिया गया था। ये जो नाम होना चाहिए कोच्चि पर ऐसे होना चाहिए, सही एग्जैक्ट उसका नाम ये होना चाहिए, क्योंकि फोर्ट विलियम जो है कोलकाता के घेरे को बोला गया था। तो ये सही हमसे पूछा है। तीसरा है क्योंकि पहले डच कभी नहीं हो सकते, पुर्तगाली पहले बनाए थे, कॉलोनी अपनी स्थापित की थी, और कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी जो है उपनिवेश नहीं। तो बिल्कुल जितने लोग बी के साथ गए हैं उनका जवाब सही है। नेक्स्ट, एक्स-ला-सापेल किस युद्ध के साथ हुई थी? कौन? दूसरा कब हुआ था कर्नाटक युद्ध? दूसरा कर्नाटक है
दोनों स्टेटमेंट सही है समाप्ति के साथ, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि वापस कर दिया गया था। दोनों ने दोनों के जीते हुए क्षेत्र, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के वापस कर दिए थे, बिल्कुल सही। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता, ये नोट्स से शायद आपको मिल चुका है। आज आपको 2 नोट्स मिलने वाले हैं पीडीएफ फॉर्म में, 2 नोट्स मिल जाएंगे और पहले से शायद कुछ नोट्स मिले हैं जिसमें ये इसका वर्णन है। पढ़ के बताइए। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, क्योंकि बेहतर नौसैनिक ताकत सभी ही मामले में रहा था और यहां पर इनसे बंगाल विजय के पश्चात बहुत सारा जो धन मिला था, तो आर्थिक दृष्टि से ब्रिटिश जो है ज्यादा मजबूत थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थे, किस युद्ध के पश्चात? ये क्रम लगाना है युद्धों का। वांडीवास, बक्सर, अंबर और प्लासी, यही चारों युद्धों का क्रम अलग अलग चेंज करके दे। कब हुआ था? डी या बी? डॉग या बॉय? बॉय। कब हुआ था अंबर का युद्ध? ये हुआ था युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, जब कर्नाटक का युद्ध शासक और हैदराबाद के शासक का संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार के लिए, तब हुआ था वांडीवास का युद्ध 1749। प्लासी पता है सबको 1757, वांडीवास फ्रांसीसी और 1760-64। हाँ कर्नाटक में ही है। तो मैसूर के युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध में, कर्नाटक युद्ध से इसका संबंध नहीं है। आंग्ल मैसूर जब युद्ध, ओ सॉरी, हाँ कर्नाटक युद्ध, क्योंकि इसी में, हाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट, मेनली मुझे लाइट से इरिटेशन हो रही है, देख के बताइए आप लोग। कौन सा एक सुमेलित बताना है? हाँ सुमेलित का मतलब सही है। पहला युद्ध आप जानते हैं कि दूसरे में मारा गया था, गलत हो गया। अंग्रेजों को पराजित, ऐसा टीपू सुल्तान आ गया था, संधि के साथ अंत किया गया था। युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, जीता ही नहीं था, संधि हुई थी। और इसमें जो है बिल्कुल सही, पहले में संधि कौन सी हुई? दूसरा, तीसरा, तो तीसरी संधि कब हुई थी? 1999 में अंत हो गया था। नेक्स्ट पढ़ो। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोप का उपयोग, तंबाकू उत्पादन, लाल मिर्ची, कौन सी पुर्तगालियों की देन है? ध्यान से पढ़ लो, टाइम अभी मिला हुआ है। सी, बी जितने लोग गए हैं उनका सही है, क्योंकि ये बहुत पहले से था, मुगलों के समय ही शुरू हो चुका था। और उपज और गुण के आधार पर शेरशाह सूरी ने भी किया था पहले बार, जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया था तो उसने जो अपना रखा था उपज तभी आधार पे, और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया था वो याद रखिएगा कि भूमि के माप के आधार पर लेता था, उपज के आधार पर नहीं, और ये मृदा के स्वरूप पर लेता था। दोनों में जो अंतर था, जी बोलिए। हाँ 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 हाँ, ये भी यही था कहीं ना कहीं मृदा के आधार पर, बस यहाँ जो है नाम आईन 10 साल दिया गया था और शेरशाह के यहाँ वो जो है भू राजस्व व्यवस्था के लिए कोई नाम नहीं दिया गया था। और यही आगे जब आप शाहजहां के शासनकाल में जाएंगे तो वहां पर जो है शाहजहां जो है इस पद्धति को बदलकर इस नाम को सिर्फ परिवर्तित कर देता है, लगान उसी आधार पर जो है लगाया जाता है। आज के सेशन का आखिरी है प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए कौन यूज करते थे? बिल्कुल। उसके बाद का ये जो है आप लोग रीड कर लेना, इस पीपीटी में ऐड है, मैं बताऊंगी नहीं। ये है जितने भी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में, यहां से
कहां तक सेशन में पूरा हो चुका था? लास्ट क्या पढ़ा था हमने? वो हो गया था ना तीनों नीतियां। अब हमें पढ़ना है ब्रिटिश का विस्तार और उसका भारत पर यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश के विस्तार के पश्चात भारत पे जो प्रभाव पड़े थे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था भारत के आर्थिक व्यवस्था पर। उन आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमें 4 जो है भूमि बंदोबस्त यानी कि लैंड सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है। उन चारों का या तो आप एक क्रम में ऐसे अपने कॉपी को करके लिख लीजिए ताकि चारों के बीच का जो मूल अंतर है समझ में आ जाए। अपने कॉपी को चौड़ाई में करके लिख सकते हैं। पहली व्यवस्था क्या थी? इजारेदारी व्यवस्था, यानी कि इसे फार्मिंग सिस्टम कहा जाता है। फार्मिंग सिस्टम कहा जाता था। ये लाया गया था किसके शासनकाल में? हुआ क्या कि मैं शायद फर्स्ट डे आप लोगों को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ाई होंगी कि 3 चैप्टर पढ़ना होता है। कमर्शियल कैपिटलिज्म, इसके अलावा एक था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और तीसरा था फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। यानी कि 1757 से लेकर 1813 का समय काल क्या होता है? वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं, ये वाला शासनकाल। उसके बाद 1813 से लेकर 1858 तक का जो शासनकाल रहता है वो औद्योगिक पूंजीवाद कहलाता है। और तीसरा, जब औद्योगिक पूंजीवाद में ही आप देखेंगे कि डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का विकास होगा, संचार का विकास वगैरह होगा। और तीसरा चरण आएगा वित्तीय। वित्तीय में अब पूरा 1858 से लेकर 1947 तक का जो समय काल है पूरा रखा जाता है। तो इन तीनों समय काल में आज के सेशन में जो हम चर्चा कर रहे हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद यानी कि कमर्शियल कैपिटलिज्म। याद रखिए कि जब ये लोग भूमि बंदोबस्त व्यवस्था यानी लाए तो ये धीरे धीरे खाद्यान्न फसलों के स्थान पर किन फसलों को ज्यादा देने लगे महत्व? जो कमर्शियल फसलें होती हैं, वाणिज्यिक फसलें, क्योंकि इनसे इन्हें मुनाफा जो है ज्यादा मिलता था। जैसे नील की खेती, कपास हुआ, गन्ना हुआ, तो इनसे इन्हें जो है अधिक फायदा होता था। तो ये जो सिस्टम लाया गया था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत हिस्ट्री में कहां हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत इतिहास में कहां हुई थी, किसके शासनकाल में, याद है? इसकी शुरुआत हुई थी शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां ने अपने शासनकाल में जो है इसकी शुरुआत की थी। इसने क्या किया था? कृषि में पहली बार जो है पट्टे पर जब लीज पे भूमि दी जाती थी तो उसके लिए बोली लगाता था, यानी नीलामी करता था। सबसे अधिक जो बोली लगाता था उसे। और फार्मिंग सिस्टम कुछ नहीं था, फार्मिंग सिस्टम भी था। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे जो है लीज पर 5 वर्षों के लिए भूमि दी जाएगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले शाहजहां के शासनकाल में होती है। लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो कब होती है? 72 में, 90 में जो हुआ है वो है जमींदारी व्यवस्था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पहली बार ये जो योजना थी ये पंचवर्षीय थी, 5 सालों के लिए बोली लगाई जाती थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को यह भूमि पट्टे पर, यानी कि क्या किया जाता था? अर्थात भूमि की नीलामी की जाती थी। अब इस व्यवस्था में क्यों लाया गया था? क्योंकि इससे जमींदार जो है दूर रहते थे।
जमींदारों को कोई हिस्सा जो है ब्रिटिश को नहीं देना पड़ता था, पूरा हिस्सा जो आता था उनको उनके खाते में जाता था। लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा उन्हें लगा कि हमें नुकसान हो रहा है। 5 वर्षों के लिए अगर हमने बोली लगा दी तो जो बोली लगी उसी आधार पर हमें लगातार 5 वर्षों तक जो है पैसा मिलने वाला है। तो इन्होंने कुछ समय पश्चात यानी 76 में जाकर इसे 1 वर्षीय कर दिया। फिर क्या कर दिया, एनुअल तौर पे जो है आपको लगान देना पड़ेगा, यानी प्रत्येक वर्ष नीलामी की बोली लगाई जाएगी और उस आधार पर जो है सबको अपना जो भी सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे जो है देना पड़ता था। वारेन हेस्टिंग्स कब तक रहा था गवर्नर जनरल? 85 तक रहा था। अगला कौन बना था? कौन बना? मैक मैम आपका कार्नवालिस बना था जी। कार्नवालिस के समय अगली व्यवस्था, बस इतने ही पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, इससे ज्यादा प्री में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगली व्यवस्था लाई गई, इसी के जगह पर दूसरी जमींदारी। जमींदारी को इसी तरह के एक नाम से जाना जाता है, इस्तमरारी। पहले ये 2 नामों से ही जाना जाता था, लेकिन 1793 में जाकर इसे एक और नाम दिया जाता है, अस्थाई यानी परमानेंट लैंड सेटलमेंट। तो जमींदारी व्यवस्था में जो नियम था, ये भारत के कितने भू क्षेत्र पर था, और ये 19% भूभाग भारत का कौन कौन सा हिस्सा था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा इसलिए है क्योंकि ये तीनों संयुक्त रूप से उस समय बंगाल प्रांत कहलाते थे। तो हम सिंपल कह सकते हैं बंगाल प्रांत। इसके अलावा बनारस का कुछ हिस्सा व उत्तरी कर्नाटक, क्योंकि हमारे यहां जमींदारी व्यवस्था शुरू से ही रही थी। बंगाल प्रांत में आप देखेंगे तो जमींदार बहुत, अभी भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो जमींदार होते हैं, तो यहां पर लागू हुआ। इसमें क्या था, जमींदारी व्यवस्था को यह शुरू कब किया गया था? 90 में ही शुरू कर दिया गया था। 90 में शुरू किया गया था और 1793 में जाके इसको परमानेंट किया गया था। क्योंकि जब ये शुरू में लाया गया था तो ये लाया गया था 15 वर्षों के लिए, कि 15 वर्ष तक ऐसे जमींदारी व्यवस्था, लेकिन जाकर 3 वर्षों बाद इसको अस्थाई कर दिया जाता है। और यही वजह थी कि ये लैंड सेटलमेंट परमानेंट कहलाने लगा था। 19 इतना मुंह में बैठा, 1793 में जाकर जो है ये पूरी तरह हो गया। इसमें एक नियम लाया गया था, जो नियम था सूर्यास्त का नियम। क्या था? पर किस पर लागू था ये? जी, ये याद रखिएगा, ये जमींदारों पर लागू था, ना कि किसानों पर। कभी भी इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसानों पर लागू था। जमींदारों पर था कि जमींदार अगर उस शाम तक जितना भी लगान देना है वसूल के नहीं देंगे तो उनकी धन को क्या किया जाएगा? संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। और इसी डर से क्या करते थे जमींदार, मनमाने ढंग से किसानों से जो है वसूली करते थे। नियम के अकॉर्डिंग क्या था? 10/11 किसको देना था? ब्रिटिश सरकार को। और 1/11 जमींदार को। लेकिन जमींदार क्या करते थे? किसानों से अधिक वसूली करते थे और
उतना ही हिस्सा 10/11 ही इनको देना था, तो वो अधिक वसूली करते थे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कृषकों में जो है शोषण अधिक बढ़ गया। और यही वजह थी कि जितने भी कृषक आंदोलन के पीछे जो मुख्य वजह थी, उनका करों में अधिक बढ़ना। चाहे जनजाति आंदोलन है, उनमें भी एक कारण कर था, लेकिन जनजातियों में 2-3 कारण और थे। जो उनकी अपनी परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनमें ब्रिटिश ने बेदखल किया था। जैसे नर बलि प्रथा, उनकी मान्यता है कि हम अपने इष्ट देवता को खुश करने के लिए जो मनुष्य है उसका बलि देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो खोंड विद्रोह होता है उसमें अंत किस चीज का किया जाता है, नर बलि का। वैसे तो देखा जाए तो सही था, लेकिन वो वर्ग पढ़ा लिखा नहीं था, तो उन्हें मानना था कि हमारे रीति रिवाजों में दखल। लेकिन कृषकों के विद्रोह का मुख्य जो वजह था, उनकी जमीनों पर अधिकार करना, कर में अधिक वृद्धि करना, यही 2 कारणों से कृषकों ने विद्रोह। तो ये कारण हुआ सूर्यास्त के नियम के तहत। और यहां पर जब कृषकों को लगा कि जमींदार को बेवजह हम क्यों दें, क्योंकि उन्हें भी लालच था, उन्हें लग रहा था कि अरे 1/11 में से एक हिस्सा तो जमींदार ले ही रहे हैं, तो इन्होंने फिर से एक नई व्यवस्था लाई, जिसे किस नाम से जाना गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू बहुत पहले हो गई थी, 2 लोगों ने किया था। तो जो कैप्टन रीड ने शुरू किया था वो बहुत पहले कर दिया था, वो शायद 1792 में ही शुरू, जब तक ये परमानेंट नहीं हुआ था उससे पहले ही जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को, लेकिन उसने सिर्फ एक क्षेत्र में, मद्रास का जो क्षेत्र था वहां शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जब मैकेंजी आया और अन्य सुधारक आए, तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया। हमेशा इसे याद कि जहां जो वर्ग बड़ी संख्या में होगा वहां वो लागू होगा। देखो, पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त क्लियरिटी ज्यादा होती है क्योंकि हम पढ़ रहे होते, पर ऑप्शन में जब आता है तो वहां कंफ्यूज होना लाजमी होता है। जब ऑप्शन होंगे, जैसे कि मैं शाहजहां पढ़ा रही हूं, मैं दावे से कर रही हूं अगर मैं 50 प्रश्न कराऊंगी, बच्चे गलत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है मैम ने शाहजहां पढ़ाया, तो पता हो या नहीं सब में शाहजहां बोलना है। लेकिन वहां क्या दिक्कत आएगी, वहां ऑप्शंस होंगे। तो हमेशा याद रखना, जमींदार वर्ग इधर देखने को मिलते हैं, बड़े जो लैंड मिलते हैं कृषि के वो हमें देखने को मिलते हैं दक्कन प्रांतों में या दक्षिण भारत में। जब आप जाओगे तो वहां जो है लैंड के साइज जो है बहुत बड़े हैं, जबकि बिहार पूर्वांचल में आप देखिएगा या कहीं वेस्टर्न वगैरह में भी, वेस्टर्न में तो तब भी हरियाणा में थोड़ी लैंड भूमि ज्यादा, खासकर पूर्वांचल और बिहार की भूमि बहुत अधिक बढ़ती जाती है। ऐसे ऐसे जैसे ही पारिवारिक विभाजन होता जाता है, क्यों, एक तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, और एरिया वैसे जितना है उतना, एरिया तो नहीं बढ़ेगा पर जनसंख्या उससे कई गुना बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे अशिक्षा, अवेयरनेस की कमी, ये सब। तो यही बात याद रखिएगा कि इस आधार पट्टी के, क्योंकि यहां पढ़ाते वक्त मुझे भी याद है आपको भी याद है कहां लागू, वहां कंफ्यूज हो जाइएगा। तो याद रखिएगा जहां जो वर्ग हावी रहता है वहां वो नियम लागू होता है। तो ये मुख्य रूप से लाया गया था, जो प्रश्न प्री में पूछा जाएगा। रही बात आपके मेंस की, तो जैसे ही आपका प्री खत्म होगा आपको आंसर फॉर्मेटिंग सिखाया जाएगा। मेन फोकस हमारा है आंसर फॉर्मेटिंग कराना, क्योंकि वहां जाकर बच्चे ज्यादा, देखो यहां पर अगर हिस्ट्री कर लिए, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में 69th में भी बहुत टफ प्रश्न पूछा गया है, जिस तरह जियोग्राफी के प्रश्न बहुत टफ कर दिए गए हैं, करेंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत, देखो साइंस में भी बहुत बदलाव नहीं आया है, पर करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है 69 से। लेकिन अगर आपने ये 4-5 पूरा पकड़ करके लिया है तो किसी का जो है नहीं रुकेगा। एक तो इसने पता नहीं किस बात की दुश्मनी है, सारी छुट्टी के बाद ही पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, दशहरे, दिवाली और वो होली, सॉरी छठ। तो कोशिश करिएगा कम से कम घर जाइए, वरना फिर दिवाली मनाने जाइएगा तो होली मनाने भी घर जाना पड़ेगा। इसलिए उसके अलावा बिहार स्पेशल को अच्छे से कर लेना। मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में जितने भी डाटा पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इकोनॉमी, सर्वे और बजट से, तो उसे अच्छे से, वैसे सुमित सर आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, तो बिहार स्पेशल को कर लेना। इसके अलावा साइंस के सर कवर करा रहे हैं, तो साइंस
आप लोग अच्छे से कर लेना। और उसके अलावा पिछले साल के पेपर को देखते हुए मैं बोलूंगी पांचवा जो पिलर जियो, क्योंकि पिछले साल लगभग जो है 18 प्रश्न जियोग्राफी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, तो पांचवा पिलर इसे जो है कवर कर लेना। रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो बस एक ही तरीका है, जितना बनाओगे उतना बनेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। मान लो 4 दिन यहाँ टीचर संडे को आके पढ़ाएगा आप लोगों को, कोई बहुत फायदा उसका नहीं मिलेगा। तरीका है, एक यूट्यूब पे टीचर, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं, वो स्टडी आईक्यू के टीचर है, बहुत ही मतलब मुझे मैथ्स में बहुत अच्छे टीचर लगते हैं। बहुत एक तो शालीनता से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 10 साल का पेपर करवाया है बीपीएससी का। अगर आप वो लोग वो देख लीजिएगा तो वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने सुना कि मैम इसे भी रट के चले जाओ, ऑप्शन सेम दे देगा, टिक। मैथ्स में ये गलती कभी मत करना, प्री जीएस में कर लेना, जीएस में ऑप्शन सेम हो सकता है, मैथ्स नहीं याद किया जाता है जीवन में। मैं कल ही एक लड़की बोल रही थी मैम कुछ भी नहीं, 10 साल का पेपर देख लो सेम ही पूछ देगा टिक करके। मैंने बोला कैसे, प्रश्न में एक मान लो वर्ड चेंज कर देगा तो पूरा मैथ्स गलत हो जाएगा, तो वो गलती मत करना। नेक्स्ट लिखो, रैयतवाड़ी। एक तो बच्चे नहीं आते, पढ़ाने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि इतने बड़े हॉल में रैयतवाड़ी कब हुआ था, शुरुआत हुई थी, लिख लो। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी? नहीं नहीं, इतिहास की बात कर रही हूं, पीछे से। सबसे पहले शेर शाह ने। किसका नाम लिया आपने सर? यहां पर शुरुआत की गई थी, यहां याद रखिएगा कैप्टन रीड ने पहले किया था मुनरो से, कैप्टन रीड और उसका टॉमस मुनरो। कितने परसेंट पे था? अच्छा, ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? वैसे तो ये 1792 में शुरू कर दिया गया था, पूर्ण रूप से कब लागू मान लिया जाता है? 1820 में। कौन सा एरिया था? मद्रास के 12 महल से शुरू हुआ था, बस ये याद रखेगा। उसके अलावा और दक्कन प्रांत, इनमें जो है लागू था। यहां पर कितना कर लिया जाता था? क्योंकि उसमें निश्चित कर 1/11 में से था, सॉरी 11 में से 10 भाग अंग्रेज को, और यहां सीधे जब लेना था तो कितना परसेंट लेते थे वो लोग? 1/3 लेते थे। एक तो प्री पढ़ाना मतलब फैक्ट्स पढ़ाना ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि जब तक स्टोरी शुरू से रिलेट करो फिर तभी पढ़ाने में और पढ़ाने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम यहीं से करते हैं। एक पॉइंट शायद छूट रहा है कुछ, हाँ 1/3 था, उस मैंने 3rd लिखना भूल। हाँ बिल्कुल, 1792 में लिख लीजिए शुरू किया था। अठारह बीस में लिखिए मद्रास में। वैसे 12 महल भी मद्रास में ही है, लेकिन 12 महल में जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1792। ये क्योंकि एक जो स्टेट है उसमें कई क्षेत्र होते हैं, तो यहां की गई थी यहां पर। यहां पूछा जाए तो लिखिएगा 1820 मुंबई, 1825 1858, लेकिन 20 में जो है पूर्ण रूप से लागू माना जाता है। सिंपल सा है, रैयत डायरेक्टली किसानों से कर लेना था।
अच्छा, एक प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत जमींदारों को लगान लेने की मान्यता दे दी गई थी? वैसे तो वो मनमानी से लेते थे, पर किस एक्ट के तहत उन्हें मान्यता मिल गई थी कि आप ले सकते हो जमींदारों को? क्योंकि वैसे तो ये अपनी मनमानी कर रहे थे, पर किस एक्ट के तहत लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, नोट कर लीजिएगा, उस वाले पहले वाले में नोट करके ले लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जमींदारों को लगान वसूली की मान्यता। और यही वजह था कि इन्होंने किस विद्रोह में साथ नहीं दिया था भारतीयों का? जमींदारों ने किस एक बड़े विद्रोह में भारतीय जनता का साथ नहीं दिया? यही, क्योंकि उन्हें मिल चुकी थी लीगली मान्यता, तो उन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट है महालवाड़ी। ये कब लागू हुआ था? 1822 में। कितने में? 1920 में नहीं हुआ था, 1822 से शुरू हुआ था। कहां कहां लागू हुआ था महालवाड़ी व्यवस्था, किन क्षेत्रों में? हाँ, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। कितने परसेंट पर? इसमें कर की दर नहीं मान्य थी, मतलब सॉरी, तय नहीं थी कि कितना परसेंट, क्योंकि ये गांव के पूरे जो मुखिया, जैसे अब प्रधान मुखिया कुछ भी बोला जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो पूरे गांव द्वारा तय खुद किया जाता था कि कितना परसेंट, बल्कि अंग्रेजों ने तय नहीं किया था कि कितना परसेंट देना है। इस बात को याद रखिएगा। जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। तो इसमें बस एक बात याद रखना है कि इसमें कोई कर की दर नहीं तय थी, पूरे गांव वाले मिलकर जो है उस दर को तय करते थे कि कितना परसेंट जो है होना चाहिए। बस प्री में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इतने। अब जब आप मेंस पर लिख रहे हैं, क्योंकि अब मेंस में या फिर इससे आ गया है, तो इससे कृषि रिलेटेड इससे हमेशा पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अगर मेंशन करके लिखेंगे, देखो एक तो बहुत स्पेसिफिक किया हुआ है मेंस में हमारा सिलेबस बीपीएससी में कि कहां कहां से पूछा जाता है, और लगभग 1-2 साल के गैप पर 1-2 प्रश्न चेंज होते रहता है। जैसे इस बार पाल पूछेगा, तो दूसरी बार मौर्य पूछेगा, तीसरी बार मंजूषा पूछेगा, तो चौथी बार जो वो मिथिलांचल का चित्रकला है। वैसे ही 1857 का विद्रोह हर बार 1-2 गैप करके प्री और मेंस में चलता रहता है। ठीक वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान रहा है, लेकिन इन सब को जब आप मेंशन करिएगा, ये सब प्री पर्सपेक्टिव से जो है ज्यादा, यहां से सीधे प्रश्न आपके नहीं पूछेंगे कि कौन सी भू, लेकिन जैसे ही आप प्रश्नों को लिखेंगे तो वहां मेंशन करेंगे, तो आपका जो है प्रश्न जो है ज्यादा बाकियों से अट्रैक्टिव होगा। मेंस में देखिए यही दिक्कतें होती हैं बिहार में, खासकर मैंने बहुत ऐसे एस्पायरेंट को देखा है, प्री बहुत, वनडे की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो भी प्री निकाल लेते हैं, पर मेंस जो है छोड़ देते हैं, देते ही नहीं, बैठते ही नहीं कि हमें क्या करना है मेंस देना। तो मेंस थोड़ा सा जब तक आप अलग जितना नहीं लिखिएगा, तो अच्छा जो पोस्ट है वो नहीं मिलता है। तो उसका एक ही तरीका है, जितना लिखिए, और अब टाइम नहीं है, जो भी आप लोग दे रहे हैं मत करिए मेंस का काम, यहां पर खुद हम लोग कराएंगे। जैसे कि कोई एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने प्रश्न लगभग 10 सालों में पूछे गए हैं उसे एक साथ मर्ज करके और वैसे करके यहां कराया जाएगा, लेकिन वो प्री बात कराया जाएगा, इसलिए मैं बहुत कम आप लोगों को पढ़ाती हूं। अब ये मत सोचिएगा मैम 2-2 पॉइंट ही बस लिखवा रही हैं,
क्योंकि बहुत जल्दी ही इस सप्ताह में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने की बात मतलब ऊपर से आई है कि कैसे भी करके करा देना है। नेक्स्ट कौन सी घटना? 1857 का विद्रोह। ये चैप्टर थोड़ा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से रेडी कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहां से जो है प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें कम से कम हम 3-4 पॉइंट पहले देख लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण को बताइए, था 3 स्टेटमेंट देकर प्रश्न पूछा गया था। तो हमें इसमें जो पढ़ने पॉइंट हैं 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। पहला, विद्रोह का कारण। कई कारण थे, ऐसा नहीं था कि एक कारण से विद्रोह हुआ था। इसके अलावा शुरुआत, सबसे पहले तो हम शुरुआत को ही रख लेते हैं। विद्रोह का कारण क्या था? प्रमुख स्थल व नेतृत्वकर्ता, यानी कि किन किन स्थानों पर यह विद्रोह देखने को मिला और क्या क्या जो है वहां के कौन कौन से नेतृत्वकर्ता रहे। एक पॉइंट हम असफलता के कारण को देख सकते हैं, और एक हम देख सकते हैं विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा। एक पॉइंट आप लोग, हाँ, मेरे नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, इतिहासकारों के मत। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है यह। प्रमुख पुस्तकें, यानी कि इस पर रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, ना कि किसी और पुस्तकें। बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, तो ये बस पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं लिखवाऊंगी, ये मेंशन होगा किसी भी बुक के लास्ट में। बहुत सारे हैं, 4-5 याद रखिएगा, सारे नहीं। अब शुरुआत, आप जानते हैं कि सबसे पहले ये कहानी कब से सुनते आप लोग आए होंगे बहुत बार, कि बैरंगपुर जो छावनी थी 34वीं रेजिमेंट मंगल पांडे ने किया, 2 लोगों की हत्या की, वहां से हुआ। ऐसे ऐसे कहानी के बाद ये विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह के पश्चात मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है, लेकिन उसके पश्चात, लेकिन सबसे पहले कि आखिर क्या कारण हुआ कि ये विद्रोह शुरू हुआ। इसके पीछे वजह ये थी कि बहुत टाइम से जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां थी, राजनीतिक नीतियां थी, वो क्या करते थे, योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता था पद। किस आधार पर दिया जाता था? यानी कि नस्ल भेदभाव था। गोरे लोगों को बड़े पद दिए जाते थे, यूरोपीय को, और जो भारतीय थे अधिकांशतः वो सूबेदार वगैरह के पद तक जाते थे, बड़े पदों पे नहीं जाते थे। यूरोपियों की कोई भी मामले होते थे तो उसमें जो है भारतीयों को कोई भी जो है जज के रूप में नहीं रखा जाता था, यानी कि वो अपने, अभी सर मैं मेंशन कराऊंगी, आप सुन लीजिए पहले। तो वो वजह थी। आर्थिक नीतियों में यही 3-4 जो फार्मिंग सिस्टम वगैरह के तहत जो भी भूमि सेटलमेंट वगैरह जो था वो लाया गया। उसके अलावा उधर सहायक संधि, क्लाइव की जो नीति थी, द्वैत शासन, खैर द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने आते ही समाप्त कर दिया था। और डुप्ले की, वो डुप्ले मैं बोल रही हूँ, डलहौजी की जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इससे परेशान थे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत समय काल तक जब किसी व्यक्ति को देखोगे, कुछ व्यक्ति शांत बहुत होते हैं, नहीं बोलेंगे, पर एक ही बार उनके अंदर से गुब्बारा। उसकी वजह क्या है कि कोई भी व्यक्ति, वही सेम कारण हुआ यहाँ, भारतीय भी पहले कुछ नहीं बोले, जो भी नीतियां थी, लेकिन ये विद्रोह करने में क्या एक नुकसान हुआ कि इन लोगों ने कोई पहले से जो है नहीं बातचीत की कि हमें विद्रोह किस तरह करना है, और एक पर एक ही इन्होंने मेरठ से शुरू कर दी। और ये जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ, क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह रह गया, यानी कि उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र रहा, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र स्टेट रहा था, असम तक रहा था,
पूर्व में ही जो उड़ीसा वगैरह तक रहा था, उधर नॉर्थ भी अछूता रहा, ना पंजाब में, ना हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कहीं नहीं। उस समय तो मानो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान का भी पूरा हिस्सा आता था, कहीं भी नहीं हुआ। तो कहीं नहीं कहीं यही सभी कारण जो है असफलता के कारण बने। तो अभी हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं बात करना है, तो हम उन्हीं बिंदुओं की बात करते हैं जो कि प्री में पूछा जा सकता है। कारणों में सबसे पहले आप कह सकते हैं राजनीतिक, दूसरा प्रशासनिक, ये पूछा जा सकता है क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैन्य। इसीलिए प्री मेंस की क्लासेस जो साथ में होती है वो ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वहां हमें प्री का भी और डीपली पढ़ने को मिलता है, यहां हमें बहुत शॉर्ट में पढ़ना पड़ता है। तात्कालिक, लेकिन अभी के लिए यही आपको तात्कालिक, ये 5-6 कारण थे जिसकी वजह से हुआ था। शुरुआत आप जानते हैं उस कहानी के बाद 10 में से मेरठ से हुई थी, और मेरठ से पहली बार कहां ये गए थे? दिल्ली। ये बस याद रखिएगा, बाकी वो कहानी पता है सबको, बैरक छावनी वाली। अच्छा, उस समय जिसकी हत्या की गई थी वो कौन थे? 2 लोगों की हत्या जो किए थे, हाँ, और एक, हाँ, लेफ्टिनेंट बाग, हाँ बिल्कुल। तो यहां पहले लिखिए एक एक कारणों में, राजनीतिक में लिखिए कारणों में, राजनीतिक कारण में लिखिए सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यपगत नीति या हड़प की नीति। 2 कारण लिख लीजिए। मेन में लिखवा दे रही हूं, बाकी मेंस में पूरा आपको। प्रशासनिक में लिखिए पद योग्यता के आधार पर नहीं, पद योग्यता के आधार पर नहीं, प्रशासनिक में। दूसरा प्रशासनिक में लिखिए यूरोपीय मामले में भारतीयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं। कोई भी यूरोपियों के केस होंगे तो उसमें भारतीय जो है दखल अंदाजी या जजमेंट नहीं दे सकते थे, उन्हें नहीं किया जाता था, शामिल ही नहीं किया जाता था। मुगलों से बादशाह की पदवी समाप्त कर दी गई थी। अच्छा, किस मुगल बादशाह के बाद जो है बादशाह की पदवी समाप्त करके यह कहा गया था कि सिर्फ उन्हें राजा अब कहा जाएगा? बहादुर शाह जब प्रथम बना था तभी यह घोषणा कर दी गई थी, लेकिन वो लोग बाद तक भी जो है, क्योंकि उत्तर मुगल कालीन शासकों में इतने इंपॉर्टेंट वो रहे नहीं थे। शासन बहुत लंबे समय काल तक उन्होंने किया, पर कोई भी ऐसा निर्णय उनके समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं लिया गया था। 64 में भी वो हार के दीवानी देकर चले गए। रंगीला उसी तरह का व्यक्ति था। इसके अलावा फर्रुखसियर ने मैग्ना कार्टा दे दिया था, जिससे कहीं ना कहीं भारतीयों को नुकसान हुआ था। तो अंततः जो भी शासक रहे अयोग्य और कमजोर शासक रहे थे। आर्थिक में लिखिए, प्रशासनिक में 2 हो गए ना, ये मैं कारण नहीं बता रही थी, मैं समझा रही थी बस। आर्थिक में लिखिए, तीनों लिख लीजिए, चारों लिख सकती हैं। इजारेदारी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये 4। महालवाड़ी में प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम आप पूछ रहे हैं। महालवाड़ी में प्रॉब्लम वैसे नहीं थी, बहुत अधिक कह सकते हैं, लेकिन वहां कर तो देना पड़ता था किसी आधार पे। ऐसा तो नहीं था कि कर देना नहीं था, तो वैसे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तय रेट पे नहीं दिया देते थे वो कर, लेकिन कर तो देना पड़ता था, कर तो देना ही था, ऐसे नहीं। पर इससे जो है वहां की, क्योंकि वो कर किस रूप में, वो किसान चाहते थे कि हम खेती करें तो हमें जो मुनाफा हुआ। अब क्या किसानों को कर देना होता है? जितनी कृषि करिएगा, क्या अभी कृषि पर कर लगता है? कहीं भी नहीं लगता है। पर वहां तो महाल में ही देना, पर देना तो तय था, कर तो आपको आरोपित करना ही पड़ता था। इसलिए धार्मिक लिखिए,
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अच्छा, एक ईसाई धर्म में एक्ट पारित किया गया था जिसके तहत अगर ईसाई धर्म नहीं एडॉप्ट करिएगा तो आपको संपत्ति नहीं दी जाती थी। कौन सा एक्ट था? ईसाई मिशनरी के अधिक डिसेबिलिटी एक्ट कोई लाया गया था। हाँ, ईसाई निर्योग्यता एक्ट कोई था वो। एक मिनट, हाँ लिखिए, सॉरी, हाँ ईसाई नहीं था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 8050। धार्मिक वाले में लिखिएगा, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। इस एक्ट में क्या था कि अगर आप ईसाई धर्म को नहीं एडॉप्ट करेंगे तो पैतृक जो संपत्ति हमें वसीयत का धन मिलता है उससे आपको जो है बेदखल कर दिया जाएगा। 8050 1850 धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 8050। धार्मिक में एक और लिखिए, बहुत सारे बेरोजगार लोगों को, दिव्यांग लोगों को, महिलाओं को जो है इन्होंने जबरदस्ती जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित किया था। बेरोजगार लोग, महिलाएं, दिव्यांग और बच्चे, इन्हें किस में कर दिया था? ईसाई धर्म में। सामाजिक में लिखिए, आखिर सामाजिक किन कारणों से लोग जो थे परेशान थे? तो भारत में उस समय बहुत एक छोटा वर्ग जो था, जो शिक्षित वर्ग था। हमारे यहाँ अभी भी देखिएगा जो मिडिल लोअर वर्ग है और लोअर वर्ग, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। खासकर अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में आपको दो वर्ग ज्यादा देखने को मिलेंगे, या तो बहुत पैसे वाले लोग दिखेंगे या फिर आपको एकदम बिना पैसे वाले लोग देखेंगे। यही कारण है कि हमारे जो राज्य है उसमें विकास की दर बाकी राज्यों की तुलना में धीरे हो जाती है। क्योंकि देखिए, हमसे पिछड़ा पहले राजस्थान रहा, वहां पर शिक्षा कितनी % कम थी, लेकिन आज देखिए विकास में कितना। हरियाणा शिक्षा में इतना आगे नहीं था, पर क्योंकि वहां पैसा है तो क्या करते हैं वो लोग? व्यापार में जाते हैं। हमारे यहाँ दो ही वर्ग ज्यादा, या तो पैसा है तो है, नहीं तो लोग कैसे हैं? गरीब ज्यादा हैं। तो क्या हुआ कि उस समय जो वर्ग था वो शिक्षित वर्ग नहीं था, तो उन्हें लगता था कि अगर सती प्रथा को समाप्त किया गया, इसके अलावा नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि ये हमारी जो रीति रिवाज है उन्हें समाप्त कर रहे हैं। जबकि कहीं ना कहीं सती प्रथा कितनी अच्छी थी कि किसी पति के मरने पे क्यों किसी स्त्री को मतलब मरना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं पति करता। तो इसमें लिखिए, एक तो लिखिए किसने लाया था, किसके शासनकाल में? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। कैनिंग में कहा था? डलहौजी होगा। लेकिन जब ये अधिनियम पारित किया गया था तो जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ डलहौजी के शासनकाल 56 में ही गया था ना। अच्छा, हाँ, बिल को लाया था डलहौजी, तो वही जो बिल पारित हुआ था, तो सामाजिक में लिख लीजिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह और नर बलि प्रथा का अंत। इससे जो है लोग परेशान थे क्योंकि यहां पर शिक्षित वर्ग जो थे कम थे। सैन्य कारण में लिखिए, सैन्य कारणों में लिख लीजिए भारतीय या यूरोपियों के संख्या में बहुत बड़ा अंतर, क्योंकि भारतीय कितने थे? 5 गुना अधिक थे यूरोपियों से सेना में। लिखिए कि भारतीय व, या और कुछ भी लिख सकते हैं, भारतीय और यूरोपीय सेना के मध्य बहुत बड़ा अंतर। सैन्य के लिए 2 एक्ट लाए गए थे, एक डाक था, स्टैंप एक्ट था, और एक लाया गया था जिसमें उन्हें समुद्र पार जाना पड़ता था, वो शायद 56 का था, 54 का डाक था। तो एक लिख लीजिए जो सैन्य वाले का नाम था अधिनियम, एक था डाक स्टाम्प अधिनियम था,
हाँ, डाकघर अधिनियम लिखिए, डाकघर अधिनियम 1854 क्या था कि किसी भी सेना को जो है अपने पत्र पर स्टांप लगा के रखना पड़ता था। डाकघर अधिनियम 1854। और सैनिक में लिखिए जिसके तहत उन्हें समुद्र पार कभी भी भेजा जा सकता था, वो था आपका, लिखिए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। उसमें कुछ नहीं था, जब भी ब्रिटिश चाहे यानी कि कंपनी चाहती थी कहीं भी सेना को समुद्र पार युद्ध के लिए भेज सकती थी, और डाकघर में उन्हें अपना स्टांप हमेशा लगा के रखना पड़ता था। इससे सेना परेशान थे। और तात्कालिक कारण सबको पता है, कौन सा कारण था? वही चर्बी वाला। उस बंदूक का नाम क्या था? तो बस सिंपल वो नोट करना है तो कर लीजिए, वही एक कारण था जिसकी वजह से हुआ था विद्रोह। एनफील्ड जो है बंदूक। प्रमुख स्थल और नेतृत्वकर्ता के बारे में इस नोट्स में डिटेल में दिया हुआ है, जो आपको पीडीएफ मिलेगा, वो लिखवाने से कोई मतलब नहीं। एक तरफ ये शुरू हुआ था विद्रोह मेरठ से। मेरठ से दिल्ली जब ये जाते हैं तो उस समय दिल्ली पर शासन किसका था? मुगलों का शासन था। लेकिन मुगल शासक अभी तक बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, तो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था दिल्ली से? बख्त खां के हाथों में था। तो बख्त खां के हाथों में दिल्ली का नेतृत्व था, पर वैसे प्रतीकात्मक तरीके से कहा जाए तो किसे बनाया गया था नेता? बहादुर शाह जफर को। लेकिन यहां पर जो 3 ब्रिटिश के लोग आए थे, उनमें से एक कौन मारा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। हाँ, 3 आए थे जिसमें निकोलसन जो है मारा गया था। निकोलसन आया था, हडसन आया था दिल्ली में, मेरे नोट्स में पूरा अपडेट है वो। और एक जो आया था शायद कैंपबेल आया था, जो कि लखनऊ में भी था, याद रखिएगा। इलाहाबाद वाले में भी कैंपबेल था, और कल कानपुर वाले में भी कैंपबेल जो था शामिल था। कहां? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में रीड था, कैंपबेल भी मैं कही कि था, नहीं था। कानपुर और लखनऊ, जहां तक मैं याद कर पा रही हूं शायद इलाहाबाद में भी उसका योगदान रहा था। अच्छा, नील है, हाँ, जनरल नील जो मारा गया था। तो ये पूरा नेतृत्वकर्ता का नोट्स में अपडेट है, यहां से लिख लेना। अब यहां जाओ, जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये पूरा नेतृत्वकर्ता का पूरा जो है पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें मेंशन है। असफलता के कारण। भारत के सभी वर्गों का सहयोग न मिलना, जिसमें से मुख्यतः बताइए किस किस वर्ग का सहयोग नहीं मिला था? जमींदारों का नहीं था, साहूकारों का नहीं था, शिक्षित वर्ग का भी नहीं था, और महिलाओं का भी योगदान नहीं था। और वैसे अगर देखा जाए तो कृषकों ने भी कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है इस विद्रोह में, याद रखिएगा। मुख्य रूप से जो थे सेना के लोग ही शामिल थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये विद्रोह जो है असफल हुआ था। बिना किसी योजना के युद्ध की विद्रोह की शुरुआत करना, दूसरा पॉइंट लिखिए, बिना किसी योजना के विद्रोह की शुरुआत करना। पहला था भारत के सभी वर्गों का सहयोग न मिलना, जिसमें से ब्रैकेट में लिख लीजिए जमींदार, साहूकार, महिला, शिक्षित वर्ग और कृषक। कृषक ने भी बहुत अधिक योगदान नहीं दिया था इस विद्रोह में। तीसरा पॉइंट लिखिए असफलता का, बिना प्रशिक्षित सेना तथा अत्याधुनिक हथियारों का न होना। बिना प्रशिक्षित सेना तथा आधुनिक हथियारों का न होना।
चौथा कारण लिखिए, पूरे भारत में या संपूर्ण भारत में इस विद्रोह का नेतृत्व न किया जाना। संपूर्ण भारत में इस विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया जाना, क्योंकि पूरे भारत ने नहीं किया था, सिर्फ जो भी उत्तर भारत में थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, उड़ीसा और ये सभी राजस्थान वगैरह में थोड़ा सा जो है लहर देखने को मिला था। तो ये कारण थे, जो 4-5 कारण, जिसमें से 2-3 शायद पिछली बार पूछ लिया गया है। अब प्रभाव क्या पड़ा, अगर ये विद्रोह असफल हुआ तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिला, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाए गए हैं। तो अगला जो है, कहा जा सकता है कि अगली बार यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। विद्रोह का प्रभाव, ग्रुप में सभी ऐड है, तभी नोट्स मिलेगा, क्योंकि मैं ग्रुप में के तहत मैं नोट्स भेज सकती हूं। यहां पर बस पढ़ाते वक्त के ही नोट्स होते हैं। 2 नोट्स आज जाएंगे, दोनों को अच्छे से रीड कर लेना। लिखो, पहली बार मतलब ये लिख दो कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अभाव का समझ आना, क्योंकि अभाव तो था ही, अब यहां पर समझ आ गया था कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अभाव का समझ आना। अर्थात सभी वर्गों के सहयोग व समर्थन के लिए, अर्थात समझते हैं ना, उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। सभी वर्गों के सहयोग व समर्थन के लिए राष्ट्रीय भावना आवश्यक। दूसरा, केवल सेना के माध्यम से सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसने मुख्य भूमिका निभाई थी वो सेना ने। तो अब समझ में आ गया था कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना हो तो भी जो है हमें सफलता नहीं मिल सकती। भारतीय स्वतंत्रता की बीज पड़ना, क्योंकि यहीं से भारतीय स्वतंत्रता की बीज पड़ी थी। अर्थात भारतीयों के भीतर एकता व राष्ट्रीय भावना को लेकर जागृति, जागृति मतलब जागना, भारतीयों के भीतर एकता एवं राष्ट्रीय भावना को लेकर जागृति। अच्छा, इस घटना के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, क्या लिया गया था? हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। अभी तक जो भारत पे व्यवस्था चल रही थी वो कंपनी के अंडर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा चलाई जा रही थी। यहां पर इलाहाबाद में जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही वो घोषणा की गई थी, उसमें क्या किया गया, अब कंपनी से उसे समाप्त करके सीधे किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और उसी के बाद एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था 15 लोगों को, जिसमें राज्य सचिव की नियुक्ति, इसी के बाद से राज्य सचिव की नियुक्ति होती है, जिसमें आप देखते हैं मार्ले एवं मिंटो में राज्य सचिव जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तब अब यहां से, इससे पूर्व जो थे राज्य सचिव नियुक्त नहीं किए जाते थे, यहां से राज्य सचिव की नियुक्ति हुई, जिसमें से जो 15 मेंबर थे, जिसमें से 8 मेंबर जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाते थे, जो भी होंगे, यूरोपीय हो या भारतीय हो इसमें, और 7 मेंबर जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा चुना जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप पॉलिटी में जब एक्ट की शुरू करते हैं 1773 से, तो वहां आप विस्तार से पढ़े होंगे, तो उसके बारे में यहां ये मेंशन है मेरे नोट्स में, तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। यहां से प्रश्न बनेंगे, लेकिन ज्यादातर प्री में
कुंवर सिंह के अलावा प्रश्न नहीं बना है। पहली बार मैंने देखा लगभग 10 सालों में प्रश्न यहां से बनाए गए हैं। तो अब हो सकता है प्रश्न इतर कहीं भी जा सकता है कुंवर सिंह से आगे। तो ये यहां तक पढ़ना है। 3 दिन में आपको जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि कोशिश ये है इस सप्ताह खत्म करनी है आप लोगों की, क्योंकि दोबारा जो कराना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 दिनों में पढ़ना है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। पूरा भर के प्रश्न जो है यहां से इक्का दुक्का प्रश्न बनेगा। प्रश्न बनना शुरू होता है राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से लेकर 1947, क्योंकि वहां की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा। पिछली बार के पेपर में 1917-18 से सीधे सीधे लगातार 3 प्रश्न बने हैं 2 घटनाओं से। तो रिलेट करते हुए अब यहां पर इसलिए मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को यहां पीपीटी में दे दूं और थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लूं, जिसमें वैसे इसमें डिटेल में लिखा हुआ भी है। जितने भी कृषक जनजाति और कौन आंदोलन हुए थे, क्योंकि इनमें जो प्रश्न बनते हैं 3 ही टॉपिक पर बनते हैं। आंदोलन हुए कब, यहां से सीधे सीधे कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेतृत्व किसने किया और कारण क्या था आंदोलन का। 3 ही वजह से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ऑलरेडी इसमें पूरा जो है मेंशन है कि कहां से। एक चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां से बनता है प्रश्न सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें कम से कम राजा राम मोहन राय से 1-2 साल पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं से। दयानंद सरस्वती, वहां से विवेकानंद, या वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है उस समय काल में बनाए गए संगठन व संस्थाओं से, यानी कि उस सुधार आंदोलन के समय जो संस्थाएं गठित की गई थी और संगठन बनाए गए थे, वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले एक दिन हम उस पर बात कर लेंगे और उसके बाद मैं 2 क्लासेज और आप लोगों की बढ़वा दूंगी, और उसमें जो है आपका जो है 4 दिन में 3 दिन आपका नेशनल मूवमेंट का जाएगा। एक दिन जो क्लासेज होगी उसमें गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, वायसराय, उसके अलावा जितने भी कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है उस पर चर्चा हो जाएगी। रही बात पुस्तकें, वो आपका काम है रट लेना, 2-4 ही रटना, पर रट लेना जरूर। यहां पर आखिर सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत में इतने अधिक जन विद्रोह का मतलब पब्लिक जो रिवोल्ट हुए थे, किसान और जनजाति विद्रोह क्यों देखने को मिले। इन सभी के पीछे कारण जो है सेम वही जो 1857 में हमने देखा। जो आर्थिक नीतियां थी, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता उससे त्रस्त हो गई थी। सरकार की जो राजनीतिक नीतियां थी उससे भी जनता त्रस्त थी, क्योंकि देखो सहायक संधि में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो रियासतों के सेना थे वो कहीं ना कहीं कृषि कार्यों में लग गए। क्यों? क्योंकि उनसे सेना का पद छीनकर ब्रिटिश सेना को तैनात कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे समाज में ऐसा कहा जाता है कि जब बहुत एक वर्ग कृषि क्षेत्र में आ गया तो कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई। अब कृषि भूमि तो नहीं बढ़ सकती, जितना एरिया है उतना ही हमारे पास रहेगा। और कृषि में क्या हुआ कि आप लोग कृषि में एक टर्म पढ़ते हैं कि कृषि जो होती है उसमें पूरा परिवार संलिप्त होता है इकोनॉमी में, वो टर्म क्या कहलाता है, लेकिन मुनाफा तो उतना ही होगा। कृषि से मान लो कि 5 लोग मिलकर इस भूखंड पर खेती करें और इस भूखंड में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, तो भी तो जो आपका अंतिम उत्पादन होगा, मान लो 100 केजी होना है तो 100 केजी ही होगा। ऐसा तो नहीं कि यहां आप बढ़ा के यहां 500 केजी होगा और यहां 200 केजी होगा। अगर मान लो कि ये होना होगा 100 केजी तो 100 केजी ही होगा। तो जब कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई और दूसरी क्या हुई कि इन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया, यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। अब ये ज्यादातर जो है उन फसलों पर देते थे जिनसे इन्हें अधिक मुनाफा होता था, जैसे नील, कपास, क्योंकि इसी की वजह से पहला विद्रोह जो देखने को मिला वो बंगाल में नील विद्रोह देखने को मिला। फिर दोबारा क्या मिला, चंपारण विद्रोह देखने को मिला। तो इस कृषि के वाणिज्यीकरण से भी कृषकों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में भूखमरी हो गई।
जैसे ही किसी समाज में भूखमरी की स्थिति आएगी वहां गरीबी हो जाएगी। और बीच बीच में हमें बंगाल के क्षेत्र में खासकर कई बार अकाल देखने को मिलेंगे। अकाल हुआ, भूखमरी हुई, गरीबी। तो जहां भी विद्रोह शुरू होता है वहां जहां गरीबी होगी, कभी आप नहीं देखिएगा कि जिसका पेट भरा हो ना उसको ज्ञान आता है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पेट भरने के बाद ज्ञान दे सकते हैं। सॉरी, मैं उल्टा बोल दी मतलब पेट भरने के बाद ही ज्ञान आता है, भूखमरी में ज्ञान नहीं आता है। मान लो कि आपको एक टाइम का भोजन नहीं मिलेगा और आपको कोई कहे कि एक यहाँ सामाजिक संगठन चल रहा है, चलिए आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्या आप जा सकते हैं? क्योंकि आपको तो लगी होगी भूख। तो कहा जाता है, तो ये चीजें तो क्या होता है कि जब भी गरीबी होगी वो विद्रोह का रूप लेती है। चाहे आप हिंदी साहित्य में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, जहां भी गरीबी होगी वो विद्रोह का ही रूप धारण करती है। इसीलिए क्या जरूरत है, जब भी कोई सामाजिक या सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें देखिएगा पढ़े लिखे वर्ग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास शिक्षा भी है, अवेयरनेस भी है और अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए संसाधन भी है। कहां शुरू होगी? इस वर्ग द्वारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि इनके पास खाने को नहीं है, इनके पास पढ़ने को जो हमारी मूलभूत जरूरत है वो नहीं है। तो इनको क्या है, अगर कोई भी कह देगा कि चलो हम तुम्हें 100 रुपए देंगे, कल यहां पर दंगा करना है, तो ये जरूर जाएंगे, क्योंकि 100 रुपए से हो सकता है कि इनके परिवार के एक टाइम का भोजन तो आ जाएगा। लेकिन तो क्या होगा, जैसे ही ये सभी स्थितियां आई, अकाल आया, भूखमरी आई, गरीबी का रूप धारण किया, तो क्या शुरू हुआ? विद्रोह बहुत सारे शुरू देखने को मिले। और इन्हीं सब का परिणाम था कहीं ना कहीं भारत में जितने भी जन विद्रोह देखने को मिले थे। जनजाति विद्रोहों के पीछे थोड़ा सा कारण अंतर होता है, क्योंकि जनजाति आज भी हमारे मूल समाज से बहुत कटे रहते हैं। बिहार में आपको बहुत सारी जनजातियां नहीं है, जो जनजातियां हैं भी वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर जनजातियां हैं बिहार में। लेकिन आप देखेंगे उड़ीसा की जनजातियों को, मध्य प्रदेश की जनजाति को, ये लोग बिल्कुल कटे हैं। इनकी अपने रीति रिवाज होते हैं, इनका अपना खान पान होता है। ये जो है मूल समाज से आज भी अलग थलग जीवन बिताते हैं। तो जनजाति के जो कारण थे उसमें एक था कर, क्योंकि उनके भी भूमि पर कर लगाया गया था। दूसरा, उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, और उनकी जो जंगल की भूमि थी दखल अंदाजी, क्योंकि वो पूरी तरह किस पर निर्भर रहते हैं? जंगलों पे। जो भी जंगल से आवश्यकताएं उनकी होती है पूरी, तो इन वजहों से हुई। कृषकों में जो विद्रोह हुआ वो किस वजह से हुआ? कृषकों में मूल कारण रहा था कर की वजह से जो है विद्रोह हुआ। उनके जमीनों पर दखल अंदाजी करने से विद्रोह हुआ। और ये जो है कृषक जो थे जमींदारों से भी परेशान थे, क्योंकि जमींदारों ने क्या किया था कि मित्रता कर ली थी ब्रिटिश से, वो ब्रिटिश की तरफ थे। तो शोषण अंततः किसका होता था? किसानों का होता था। जमींदारों का तो कुछ जाना नहीं था, अपने खेत को वो लीज पर दे देते थे। अब आपके यहाँ कृषक जो मजदूरी करेगा उसे इतना बस अनाज मिलता था कि वो जीवन यापन करे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कर इतना अधिक लगता था। फसल अगर बर्बाद हो उसके बावजूद भी कर लगाना, क्योंकि खेड़ा विद्रोह का कारण क्या था? फसल के बर्बाद होने के पश्चात जो है कर की वसूली, जो मुआवजा लिया जाता था या लगान जो है वो लिया जा रहा था, इसी वजह से विद्रोह किया गया था। तो ये सभी, लेकिन जितने भी पब्लिक रिवॉल्ट हुए थे, जन विद्रोह जो कहे जाते, इसके कई कारण थे। कुछ धार्मिक कारणों से हुआ था, कुछ कारण जो थे सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से हुआ था। तो जन विद्रोह में याद रखिएगा कि कई कारण है, लेकिन मुख्यतः कृषि की बात की जाए और जनजाति, इनमें 3-4 ही कारण जो थे जिनकी वजह से हुआ था। यहां हमें देखना है जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वो यहीं से पूछे जाते हैं। कब हुआ, कहां हुआ, कारण क्या है, नेतृत्वकर्ता। 4 प्रश्न आपके हर जो है विद्रोह से बनते हैं। अगर मैं प्रमुख जन विद्रोहों की बात करूं, क्योंकि सबकी बात हम यहां नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा चैप्टर होगा। सन्यासी विद्रोह, कहां का विद्रोह था? नेतृत्व किसने किया था?
लीडर कौन था? हाँ बोलिए, सही है। अच्छा, इसका वर्णन कहां मिलता है सन्यासी विद्रोह का? हाँ जी, वही उनकी रचना में। तो यहां मैंने क्या मेंशन किया है? प्रमुख कारण को, जिसमें से आप कारण को देख लेना। तात्कालिक कारण भी मैंने लिख दिया था। तो इसमें एक याद रखना है, ये पहला ऐसा विद्रोह था जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय की वजह से हुआ था, और तात्कालिक कारण यही था। अन्य कारणों में बहुत कुछ है जो कि सब में मेंशन कर सकते हो। अत्यधिक शोषण लोगों की, अकालों की निरंतरता लगातार, उसके अलावा अंग्रेजों की लूट खसोट नीतियों में, चाहे वो आर्थिक नीतियों को कह दो या उनके द्वारा जो भी नीतियां अपनाई गई थी, सबको रख सकते हो। आर्थिक मंदी जो आया, और राजनीतिक अशांति या प्रशासनिक अव्यवस्था भी कह सकते हो। ये मुझे लगता है कि लगभग अगर मेंस में नोट करना हो तो आप अधिकांशतः के कारणों में लिख सकते हो, क्योंकि मूल कारण अधिकांशतः में यही रहते। पर इसका तात्कालिक कारण जो था, हिंदू व मुस्लिम समुदाय के तीर्थ स्थानों पर जो है यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध। सबसे पहले तीर्थ स्थानों के कर पर किसने जो है समाप्त कर दिया था? मध्यकाल में। मध्यकाल में तीर्थ कर पर समाप्त किया कब किया गया था? ठीक उसके बाद मैंने पूरा मेंशन इसमें, अगर आप रीड भी कर लीजिएगा तो इससे पूरा प्रभावित क्षेत्र ढाका, रंगपुर, मेमनपुर, मंजू शाह और देवी चौधरानी, ये दो जो थी, इसमें ये दोनों मेल हैं, फीमेल नहीं है। नाम से ऐसे देवी चौधरानी लग रहा है। और अंततः वारेन हेस्टिंग्स ने। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा याद रखना है। तो ये चैप्टर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं आगे पढ़ा लूं। तो इसमें पूरा मेंशन है, मैं दिखा दूं तो फकीर विद्रोह, पाइका विद्रोह, ये पूरा आपको मिल जाएगा। कारण, कथन, सब कुछ इसी में मेंशन है। बहुत मेहनत के बाद बनाना पड़ता है नोट्स, तो ये ताकि आप लोग जो है जल्दी से पूरा पढ़ लीजिएगा। ये पूरा विद्रोह जो है सबके कथन कारण इसमें मेंशन है। हमें आज जो मेनली अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना है, वो बढ़ना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू करिए, ये तो पीपीटी आपको मिल जाएगा। अब लिखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि उसी बात को अगर मैं, क्योंकि मैं मेंस में तो पढ़ा नहीं रही हूं कि बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, उसी बात को मैं लिखूंगी, इससे बेहतर है अब इसे लिखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक करके हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो है राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय ने बहुत सारे सुधार के कार्य किए थे। इसका पीपीटी भी मिल जाएगा, वो बस रीड कर लीजिएगा, उसमें बहुत फैक्चुअल होगा। पर यहां पर जो मेन टॉपिक पे बात करते हैं, राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्य किए थे, क्योंकि ये पाश्चात्य यानी पश्चिमी और भारतीय दोनों ही शिक्षा के जो थे समर्थक थे। ये मानते थे, यहां तक मानिए जब जमींदारी व्यवस्था लाई गई थी उसका भी समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रश्न बन सकता है कि किस भारतीय समाज सुधारक ने जमींदारी व्यवस्था का जो है समर्थन किया था? तो दो लोगों का नाम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय और एक रमेश चंद्र दत्त, जिनकी पुस्तक बहुत फेमस है। उन्होंने भी जमींदारी व्यवस्था का जो है समर्थन किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मूल रूप से ये लोग जमींदार वर्ग ही थे। ये जो वर्ग है, राजा राम मोहन राय जिस परिवार से आते हैं, या क्योंकि शुरुआती चरण में याद रखिएगा जमींदार वर्ग ही आए थे, उसके बाद मध्य वर्ग को लाया गया था, और फिर जब 1942 हुआ तब जाके पूरा समाज का एक वर्ग जो है भारतीय आंदोलन में शामिल हुआ था। जब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एकदम सुदूर क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार किया गया, जा जाकर जगह पर प्रदर्शन किए गए, सभाएं गठित की गई, तब जाके लोग, लेकिन शुरुआती समय में शिक्षित मध्य वर्ग शामिल हुआ था और कोई वर्ग नहीं शामिल हुआ था। अगर आप लोगों का हिंदी साहित्य किसी का रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा एक आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु की,
उसमें देखिएगा कैसे है कि गांव के लोग जब स्वराज की बात हो रहे हैं तो कह रहे हैं सुराज आने वाला है। उन्हें ये तक नहीं पता गांव के लोगों को, मतलब उसमें पूरे ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है कि उन्हें ये नहीं पता स्वराज क्या है। उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसी वस्तु है जो गांव में आने वाली है, सुराज आने वाला है। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए कार्यों को मेंशन करिए, क्या क्या उन्होंने सुधार के कार्य किए थे। शुरू से लिखिएगा ताकि आपको याद करने में आसान हो जाएगा। 15 आत्मीय सभा 1815, अब ये 15 का मतलब 1815 आत्मीय सभा, 1817 कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी इनके साथ? राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त एक और कौन व्यक्ति था? कौन था मैम? नहीं, डेविड हेयर। लिख लीजिए, ब्रैकेट में वहां लिख लीजिए डेविड हेयर। 1821 संवाद कौमुदी का प्रकाशन, संवाद कौमुदी का प्रकाशन, ये एक पत्रिका है जो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उसी के ब्रैकेट में बांग्ला भाषा की थी। अब ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए दूसरे स्टेट पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया कि राजा राम मोहन राय के किस पुस्तक में सती प्रथा का जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के बारे में जो है, हाँ तो यहां लिख लीजिएगा सती प्रथा से संबंधित है। और यह प्रश्न पूछा हुआ है, पिछले साल यूपी पीसीएस का में जो आरओ का पेपर हुआ था वहां यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट लिखिए, इसलिए मैं लाइन से लिखा रही हूं ताकि बिल्कुल ईयर से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट कहां तक हो गया है? 21। 22 लिखिए, मिरात उल अखबार, जो मेन होगा उसके बारे में हम डिटेल से इस बोर्ड पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए, 1823 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये किसके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त इसमें कौन लोग शामिल थे? 2। कलकत्ता यूनिटेरियन, लिखिए, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर कांग्रेस से पूर्व की जो संस्थाएं जब आप पढ़ेंगे तो यहां इनका योगदान बहुत देखने को मिलेगा। द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम, विलियम एडम। लास्ट 23 तक हो गया। 25 लिखिए, 1825 कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1885। लास्ट टाइम में यही रीड करके जाना है, यहीं से सीधे सीधे, इसलिए मैं पूरा लिखा रही हूं। अभी अपनी जो भी बुक्स और नोट्स पढ़ते हैं वो पढ़ के जाइएगा, इसीलिए मैं सिर्फ टू द पॉइंट लिखवाती हूं। ये लास्ट टाइम का रिवीजन है, अभी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम देना है। इस क्लास के अलावा ज्यादा टाइम अपने द्वारा जो बुक्स या नोट्स आप लोग प्रीफर करते हैं उसे रीड करिएगा। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है क्योंकि मैं बहुत डिटेल नहीं पढ़ाती हूं। नेक्स्ट लिखिए, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज में क्या क्या था यहां हमें थोड़ा सा डिटेल में जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय द्वारा जो जितने संगठन बनाए गए थे उसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्म समाज। 1828 ये जो समाज बनाया गया था इसमें
राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू, उनका वैसे भी जो मानना था कि किसी भी धर्म में अगर सुधार नहीं किया जा सकता तो उस धर्म को ही बदल दो। उनका एक मान्यता था, उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी धर्म सुधार की बात नहीं करता तो धर्म को समाप्त कर दो। तो उन्होंने कहा था कि सभी धर्म में जो भी अच्छाई है उसे लेना है, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, क्योंकि देखिएगा अगर वैसे देखा जाए तो बाकी धर्मों की तुलना में हमारे यहाँ आडंबर बहुत ज्यादा है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ की ही बात करें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आपको मस्जिद जाना है तो सिंपल आप जाएंगे, वहां सर झुकाएंगे, आ जाएंगे, सिजदा करना जिसे बोला जाता है तो वो करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक हिंदू मंदिर में जाना है तो वहां लाइन से आपको मिलेगा फूल माला दुनिया जहान। अगर आपके पास पैसे नहीं होता तो बहुत लोग सोचते हैं कैसे जाएं, सब कोई खरीद रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे घर में भी जो पूजा पाठ होता है उसमें देखिएगा बहुत खर्चीला होता है। तो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां हैं उसे समाप्त करनी चाहिए, बाकी धर्म में जो अच्छाइयां हैं उसे एडॉप्ट करना चाहिए। इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। एक ईश्वर यानी ब्रह्मा, बहुदेववाद की बात नहीं की गई है, यहाँ एकेश्वरवाद की बात की गई है। तो जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, कब? 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ब्रह्म समाज का जो है नेतृत्व कौन करता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र नाम था उसका, नहीं, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा किसने शुरू की थी? देवेंद्रनाथ है, द्वारिकानाथ ना। हाँ, मुझे भी कंफ्यूज कर देना, देवेंद्रनाथ ही था बाबा। इसीलिए ऐसा होता है कि एग्जाम में इसी के साथ हम लोग जाते हैं। बीसी वाली जो प्रॉब्लम करते हैं या एडी वाले यही प्रॉब्लम करती है। पहली बार में ये रियलिटी है कि सही याद आता है। तो इनके हाथ में चला गया 1833 के बाद। इन्होंने क्या किया? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। फिर इनके सहयोग में एक और व्यक्ति आ गए ब्रह्म समाज में। कौन? केशव चंद्र सेन। लेकिन कुछ समय पश्चात केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में कुछ बात को लेकर मतभेद हो गई इसी ब्रह्म समाज से। तो इन्होंने क्या किया? 1865 में जाकर विवाद होता है और ये 1866 में जाकर अलग से केशव, विवाद पहले होता है, ये अलग होके, कौन अलग होते हैं? मूल ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन अलग होकर किसकी स्थापना करते हैं? आदि ब्रह्म समाज, जो कि भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, महिलाओं के हाँ जी बोलिए। क्या कही गई है? बाल विवाह क्या करने की? समाप्त। हाँ, इसमें बहुत सारे ब्रह्म समाज में सती प्रथा पर कि उन्होंने बात की थी। देखो, राजा राम मोहन राय जो समर्थक थे बाल विवाह का, इन्होंने घोर विरोध किया था। इसके अलावा सती प्रथा का घोर विरोध किया था। इन्होंने वैश्यावृत्ति का, क्योंकि वैश्यावृत्ति हमारे समाज में जब हम प्राचीन समय काल में पढ़ेंगे तो वहां भी लीगल है, वहां जो है वैश्याएं जो है रहती थी। तो ये वैश्यावृत्ति को जो है, इसके अलावा अब उत्तर भारत में नहीं देखने को मिलता। दक्षिण भारत में एक प्रथा है देवदासी प्रथा जो कहलाती है, जिसमें मंदिरों में किसी लड़की को ईश्वर की सेवा के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि उसमें बहुत अधिक स्त्रियों का शोषण होता है पुजारी द्वारा। तो उस पर रोक लगाई थी। उन्होंने समर्थन जो किया था महिला शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो ये सभी कुछ जो है ब्रह्म समाज में ही मेंशन। उसी में सिंपल था कि हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां
सबको समाप्त करना है। किसी भी धर्म में जो भी बुराई है अगर वो नहीं बदल सकता तो धर्म को समाप्त करो, और किसी धर्म में अगर अच्छाई है तो एडॉप्ट करो। वो इसीलिए हमेशा पश्चिमी को जो है सपोर्ट किए थे। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी और इधर यानी कि भारत दोनों, पूर्व दोनों की सभ्यता को जो है एडॉप्ट किया था। हाँ हाँ, तभी दूसरा जो विभाजन होगा, अभी कहानी इसीलिए मैंने बोला कि जो मेन होगा सब, इसीलिए मैंने सबको नोट करा है, इसे समझा रही हूं। अब दूसरा देखिएगा कैसे विभाजन, ये गलत हो गया, 66 लिखना था, यहां होता है। अब इसके बाद पूरी कहानी है तो ये अलग, हाँ नहीं 65 में जब विवाद होता है तो 66 में होता है। आप दूसरी बात कर रहे हैं जब दूसरा विभाजन होगा 76 में जाकर या 78। नहीं, वो दूसरे विभाजन में आएगा वो कहानी पूरी, क्योंकि इन्होंने ही ब्रह्मा विवाह अधिनियम पारित करवाया है, और उसके बाद वो दूसरा विवाद जो होगा वो मैं फिर आगे स्टोरी में आपको समझा रही हूं। तो ये पहली बार विवाद होके अलग हो गया। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि आदि ब्रह्म समाज को जो है उस समय भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा गया है, लिख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आदि न देकर भारतीय ब्रह्म समाज लेगा तो आप कंफ्यूज होंगे। अब आपको केशव चंद्र सेन से कुछ पॉइंट्स एरो देकर निकालने हैं, इस नाम से जो है जो मैं मेंशन करवा दे रही हूं वो लिख लीजिए, इनसे निकालना है सिर्फ, ठीक है। ये कहानी के पश्चात की बात। 1866 में ये आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेंगे। इसके पश्चात ये क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन से आपको लिखना है, पूरी पॉइंट सब केशव चंद्र सेन के बारे में चलेगी। अब ये नहीं कि राजा राम मोहन राय नहीं। पहला लिखिए 1868 टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, संघ की स्थापना, लिख दूं टेबरेनेकल, टेबरेनेकल, हाँ ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, 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 संघ की स्थापना, ये केशव चंद्र सेन की। सेकंड लिखिए केशव चंद्र सेन में 1870 इंग्लैंड की यात्रा और हिंदू धर्म का प्रचार। 1870 इंग्लैंड की यात्रा और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, मतलब हिंदू पुनर्धारक के रूप में ये प्रवक्ता बन के इंग्लैंड जाते हैं। तीसरा लिखिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1871, जब वहां से ये लौटते हैं इंग्लैंड से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करके, तो ये और भी एक एसोसिएशन गठित करते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यानी कि भारत में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म एसोसिएशन 1871। ये सारे पॉइंट्स केशव चंद्र सेन से निकालना है। अब क्या हुआ, इसी समय इन्होंने एक और किया 1872 में, लिखिए ब्रह्मा विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा। 1872 में ही ये एक्ट पारित हुआ था, ब्रह्मा विवाह अधिनियम। और इस विवाह अधिनियम में था क्या, इन्होंने जो ये अधिनियम पारित करवाया था, इस अधिनियम में था कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं किया जाता है, किया जा सकता। ये लिखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ब्रह्म विवाह अधिनियम में लड़के और लड़की की उम्र क्या थी, या कहीं भी आप मेंशन कर सकते हैं इसे। ऐसे वर्ड्स हमेशा याद रखिए, निबंध में आंसर राइटिंग में नोट करना मत भूलिए, बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद इन्होंने खुद पारित करवाया, और इन्होंने क्या किया, खुद अपनी पुत्री का विवाह, जो कि अभी 11 साल की इनकी बेटी थी, राजा बिहार के एक राजा से कर दिया, मतलब जो जमींदार थे उनसे कर दिया। हाँ हाँ,
तो उनसे जब विवाह किया तो जो इस गुट के आदमी थे, किस गुट के, ब्रह्म समाज वाले, क्योंकि ये जो मूल ब्रह्म समाज है पहले ही अलग था। मूल ब्रह्म समाज को ब्रह्म समाज या सभा कुछ भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये पहला जो कि राजा राम मोहन राय ने मूल रूप से गठन किया था। अब यहाँ आदि ब्रह्म समाज के जो लोग थे या भारतीय ब्रह्म समाज के जो लोग थे, इन्होंने कहा खुद आपने जो है ये विवाह अधिनियम पारित करवा के अपनी ही पुत्री का विवाह, यानी कि खुद नियम बनवा के खुद ही नियम का अवहेलना किया। तो फिर इससे कुछ लोग अलग होकर फिर 1878 में पुनः आदि ब्रह्म समाज का, आदि ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। तो ये स्टोरी हमेशा तीनों याद रखना। और ये जो विभाजन होगा अगला होगा साधारण ब्राह्मण, साधारण ब्रह्म समाज। तीसरा, यानी कि अब आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक या कौन होंगे, केशव चंद्र सेन। और इनसे जो अलग व्यक्ति हो गए उन्होंने किसकी स्थापना कर ली, इन्होंने कर ली साधारण ब्रह्म समाज। तो अब लिखिए साधारण ब्रह्म समाज में कौन कौन लोग शामिल थे, व्यक्तित्व का नाम लिख लीजिए। शिवनाथ शास्त्री, द्वारकानाथ गांगुली, द्वारकानाथ गांगुली, शिवनाथ शास्त्री और मोहन बोस। मोहन बोस, हाँ, किसमें किस जो है कांग्रेस से पूर्व किस एक बड़ी संस्था का गठन किया था और पहली बार मध्य वर्ग को जो है राष्ट्रीय जागृति के लिए जगाया, मतलब उन्होंने जो है ये शुरू किया था। कौन सा वो गठन था कांग्रेस से पूर्व के? दो लोग थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस एक संस्था का गठन किया था मध्य वर्ग को जो है राजनीति में लाने के लिए, क्योंकि इससे पहले जमींदार वर्ग सिर्फ था। हाँ जी बिल्कुल, इंडियन लीग के स्थान पे क्या ला दिया गया था, इंडियन एसोसिएशन लाया गया था। अब लिखिए कि इसमें जो है साधारण वर्ग से एरो निकाल कर के क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। जाति प्रथा लिखो, साधारण ब्रह्म समाज से अब लिखना, इससे एरो निकाल के। अच्छा नहीं लिखा आपने, लिखिए फिर से। और द्वारकानाथ गांगुली, द्वारकानाथ गांगुली का भी बहुत योगदान रहा है कांग्रेस से पूर्व की समितियों में। तो इन्होंने किसका समर्थन किया, तो जो साधारण ब्रह्म समाज बनाया था ये जाति प्रथा के अंत की बात किए, नारी शिक्षा व मुक्ति की बात की इन्होंने, का विरोध मतलब विरोध किया, और नारी शिक्षा व मुक्ति की बात की थी साधारण ब्रह्म समाज, जो कि आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर गठित किए गए थे। या फिर याद रखिएगा एक बात राजा राम मोहन राय के बारे में कि वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे। क्योंकि आदि जो मूल ब्रह्म समाज है ये मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। घोर विरोधी, आडंबरों पर चोट, शॉर्ट में लिख रही हूं, स्त्री उन्नति पर बल, जिसमें क्या क्या था कह सकते हैं, शिक्षा, मुक्ति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त। ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद पर बल। आत्मीय सभा का भी गठन इसीलिए किया गया था। सबसे पहले जिस संस्था का उन्होंने गठन किया था उसके पीछे भी वजह जो थी एकेश्वरवाद पर बल के लिए उन्होंने किया था। तो ये जो मुख्य पॉइंट्स थे
क्या बोलते हैं उनके बारे में नोट कर लिया आपने। प्रश्न जो बनेंगे या तो सीधे सीधे ईयर पूछ लिया जाता है, इसका गठन कब हुआ है, या पूछा जाता है कि इसके संस्थापक जो है कौन है। एक दो पॉइंट्स जो छूटे हैं किसके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में लिख लीजिए। उन्होंने एक फारसी भाषा में रचना मतलब प्रकाशन किया था, तोहफत उल मुवाहुद्दीन। मैं लिख दे रही हूं, शायद वर्ड थोड़ा काफी टेढ़ा सा है, यहां देखो लिख रही हूं, तोहफत उल मुहाउद्दीन, मुहाउद्दीन, मुहा नहीं है, मुवा लिखा हुआ है, मुवा। हाँ ये है भी है और ये छोटा है, ही दिन। एक तो बाप रे सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये भी ह है और ये भी छोटा ह है। मुवाहिदीन, तोहफात उल मुहाइदीन, ये भी एकेश्वरवाद पर ही था। इसका अर्थ अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका अर्थ ही था एकेश्वरवाद का उपहार। सबसे अधिक राजा राम मोहन राय ने एक ईश्वर पर बल दिया था, बहुदेववाद की बात नहीं की थी उन्होंने। तो ये कुछ जो उनके बारे में सिंपल से प्रश्न सबको पता है, राजा की उपाधि किसने दी, मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, ये सबको पता होगा। उनको उपनाम जो दिए जाते हैं वो 3-4 पता होंगे आपको, या लिख लीजिए उपनाम में से, क्योंकि उपनाम कई बार पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, उपनाम लिख के लिखिएगा। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नौ प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक, नौ प्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक। आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण तो सबको पता होगा, नवजागरण का अग्रदूत सबसे फेमस जो उपनाम उनका है। तो ये उनके द्वारा, और मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुआ था। ये सिंपल सा, इनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है, बाकी सिंपल, बस 2 बार याद रखना। पहला विभाजन होगा तो केशव चंद्र करेगा, दूसरा विभाजन भी वो करेगा, लेकिन अब साधारण ब्रह्म समाज अलग हो जाएगा और ये इसी में रहेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि वो साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र अलग होकर करेगा, वो इसके गुट के बाकी लोग अलग होकर उसका स्थापना करेंगे। ये सिंपल सी कहानी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट लिखो, दयानंद सरस्वती। कल इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसका और बाकी 2 पीडीएफ आज आप लोगों के ग्रुप में चले जाएंगे, 1857 का और जितनी भी संधियां हुई हैं उनका। सबसे दयानंद सरस्वती का सबसे प्रमुख जो है संस्था, सभा जो आयोजित किया था, हाँ बिल्कुल। अब लिखिए कब गठन किया गया था, (1875) आर्य समाज पहले किया गया था बंबई में, लेकिन तुरंत फिर जाकर 1 साल बाद लाहौर चला जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है कहां चला जाएगा, आर्य समाज का लाहौर चला जाएगा। अब लिखिए इनके द्वारा जो भी कुछ कार्य किए गए हैं। उद्देश्य तो पता होगा, आर्य समाज हिंदू धर्म, क्योंकि आर्य जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के ही यहाँ प्रचार प्रसार को करते हैं। वेदों की तरफ लौटो, वेद जो प्राचीन मूल ग्रंथ माने जाते हैं आर्यों के, उसे बढ़ावा दिया था।
पर ये कहा था उन्होंने, ये बात याद रखेगा, वेदों की तरफ लौटने का मतलब ये नहीं कहा था कि वो आडंबर को बढ़ाना के लिए, ना ही उन्होंने कर्मकांड जो भी, क्योंकि आप जब वेद पढ़ेंगे तो वेदों में कर्मकांड बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय काल में जो चारों वेद हैं उसमें देखिएगा कि बलि पर, अहिंसा पर कोई रोक नहीं है, सीधे सीधे दिया गया है। जानवर और मनुष्य की बलि की बात की गई है, वहां पर सोम और सूरा की बात की गई है, वहां पर यज्ञ के माध्यम से, यानी कि ये सब कर्म कांड के अंदर आते हैं। तो इसे बढ़ावा देने की बात नहीं की थी उन्होंने। वेदों में जो अच्छाइयां हैं उसे एडॉप्ट, ये नहीं कि वेदों की तरफ लौटने का मतलब उन्होंने कहा था कि पूजा पाठ शुरू कर दो, अहिंसा को बढ़ावा दे दो, अब सब गले में वो मतलब जो यज्ञ होता है तो कैसे पूरा सा समाज। उन्होंने अच्छाई की दृष्टि में वेदों की तरफ लौटने की बात की थी, ना कि वेदों में जो भी कर्मकांड है या आडंबर है उसे बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट लिखिए इनके द्वारा जो भी किए गए थे। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि, गोरक्षा आंदोलन, क्योंकि आजकल गाय कुछ ज्यादा ही विवाद में रहती है हमेशा। पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका। स्वराज शब्द, सबसे पहले स्वराज शब्द कहां उल्लेख मिलता है? सबसे पहले शब्द की मैं बात कर रही हूं, स्वराज शब्द। याद रखिएगा, स्वराज शब्द से तीन बातें याद हमेशा रखिएगा। स्वराज शब्द सबसे पहले आर्य समाज में रखा गया था। आर्य समाज में सबसे पहली बार जो है इस शब्द का प्रयोग हुआ था। स्वराज शब्द अगर पूछा जाए तो, अगर पूछा जाए स्वराज की मांग, 1906 दादा भाई नौरोजी, कौन सा अधिवेशन था? स्वराज पार्टी, सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज की मांग कहां होने लगी? क्योंकि अब इन्हें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज। तो ये 4 पॉइंट स्वराज से आप याद रखिएगा एक साथ। नेक्स्ट लिखिए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर, 1886। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? हाँ लिख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश। इसीलिए इन्होंने कहा सर कि बुरे से बुरा भी देश जो है अच्छे से ये पश्चिम को नहीं सपोर्ट करते थे, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती पश्चिमी सभ्यता को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि बुरे से बुरा भी अपना देश है ना, तो अच्छे से अच्छे विदेशी देश से अच्छा है। जैसे हम लोग खुद कैसे कहते हैं कि अपने घर में मतलब कितनी भी बुरी स्थितियों पर जो सुकून अपने घर में मिलता है, किसी के यहाँ आपको कितनी भी फैसिलिटी मिले तो नहीं, क्योंकि वहां एक बंधन फील होता है और अपने घर में क्या है, फ्रीडम इंसान महसूस करता है। अच्छा, किसे जो है वेलेंटाइन सिरोल ने किसे जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था? हाँ, तिलक को जनक कहते और आर्य समाज को जन्मदाता कहते। ऐसा क्या कर दिया था आर्य समाज ने बेचारे को?
बस यही सब दयानंद सरस्वती वही बातें जो याद रखनी है। अब ये नहीं कि आर्य का मतलब वो उन्होंने वेदों में गलत जो है बातें हैं, क्योंकि वैसे आप जब शुरुआती वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ते हैं हम, पूर्व प्री और पोस्ट उत्तर वैदिक, तो प्री में क्या पढ़ते हैं कि वहां पर जो है स्थिति महिलाओं की अच्छी थी। जाते जाते जब चतुर्वर्ण व्यवस्था आती है, क्योंकि चतुर्वर्ण व्यवस्था कब आती है, 10वें मंडल में मिलती है, यानी अंतिम समय काल, तो वहां पर धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति जो है धीरे धीरे खराब होती है। तो क्या होता है कि शूद्र जो वर्ग है और स्त्री जो है शिक्षा जो है वेदों का नहीं ग्रहण कर सकते, मतलब पढ़ नहीं सकते। पर इन्होंने नहीं रोका था, दयानंद सरस्वती ने कहा था स्त्री हो या शूद्र वर्ग हो, उन्हें हक है पढ़ने का वेदों को। तो वेदों की अच्छाइयों पर बल दिया था, ना कि उसके आडंबर या कर्मकांड या बुराइयों का जो है इन्होंने समर्थन किया था। हो गया। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित है, कब की स्थापना हुई थी? 67, हाँ बिल्कुल सही लिखिए। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। एक आत्माराम के लिए किसी सीरीज में लड़ाई हुई थी, हाँ पंचायत में, बेटे का नाम रखने के लिए उसकी माँ बोल रही थी मैं आत्माराम रखूंगी, और पिता कुछ अक्षय कुमार के बेटे का नाम रखने के लिए दोनों लड़ गए थे। हाँ सचिव जी बता दिए थे, बेचारे सचिव जी पूरे पंचायत में कहीं ना कहीं विवादित ही रहे किसी न किसी कारण से। इसके अलावा लिखिए जो दो व्यक्ति का नाम था, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये सबको पता है। इसके अतिरिक्त जो दो व्यक्ति थे उसमें लिखिए एमजी रनाडे, हाँ जी उनका पूरा नाम महादेव गोविंद है, महादेव गोविंद रनाडे, और दूसरा आरजी भंडारकर। क्योंकि जो आत्माराम पांडुरंग है ये सबको पता है, मेन जो पूछा जाएगा कि निम्न में से एक कोई दे देगा कि कौन जो है प्रार्थना समाज से संबंधित, लेकिन हमेशा याद रखिएगा संस्थापक पूछे तो कभी एक का जवाब देना। कभी भी प्रश्न में फाउंडर पूछा हो कि निम्न में से इस संस्था का कोई संस्थापक, तो एक ही होता है, बाकी लोग जो होते हैं मेंबर या नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल होते हैं। तो संस्थापक में ई के साथ मत जाना, वैसे ई हट चुका है ना, तो फिर अच्छी बात है। अब लिख लो उसी एमजी रनाडे की जब हमने बात की तो एमजी रनाडे ने क्या किया था, एमजी रनाडे से एरो निकाल के लिखना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा 1867, ये भी सार्वजनिक सभा, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में। सार्वजनिक सभा की स्थापना उन्होंने की थी। उसके अलावा लिखो उन्होंने क्या क्या किया था रनाडे ने, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पहला एजुकेशन सोसाइटी, विधवा आश्रम और रात्रि पाठशाला। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए या पौध शिक्षा देने के लिए जो है इन्होंने रात्रि जो है पाठशाला, क्योंकि स्त्रियां माना जाता है ऐसा कि दिन में घरों का काम करती हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो है रात्रि पाठशाला शुरू की थी कि जब वो फ्री हो जाएंगी तो कम से कम वो शिक्षा, और शिक्षा उस समय जो शिक्षा होती थी जागरूकता ही मेल लाना था। क्योंकि अभी भी देखिएगा जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है उसे अपने राइट्स नहीं पता होते हैं, उनके साथ अगर गलत भी होता है तो खासकर स्त्री वर्ग को बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बहुत सारी जो है कुरीतियों को वो अपनी नियति मान चुकी होती हैं कि हाँ ऐसा समाज में होता ही है, तो अवेयर करना मेन था, इसलिए रात्रि पाठशाला उन्होंने शुरू की थी। अब लिखो गोविंद रनाडे के शिष्य कौन थे, सॉरी मैंने उल्टा बोला, वो उनके वो इन्हें वैसे हाँ एक पॉइंट लिख लेना, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, लिख लेना एमजी रनाडे में। सही तो प्रश्न पूछी थी, कई बार मुझे ही कंफ्यूज कर देते हो तुम लोग। कौन थे, हाँ
ये शिष्य थे ना। हाँ, तो इनके शिष्य, तो मैं तो सही ही पूछी थी ना, इनके शिष्य कौन है, तो बताओ। हाँ लिखो। तो गोखले ने क्या शुरुआत की थी, ये होता है, मैं इसलिए आपको रिलेट करके, देखो मैं लिखवा के नोट्स दे दूं तो उसमें सब कुछ मेंशन है। हाँ लिखिए, इनसे निकालिए इनके शिष्य कौन थे, इनसे एक एरो निकालिए, लिखिए इनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले से एरो निकाल के लिखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था, रनाडे से लिखना। रनाडे ने पहली बार जो है, जैसे विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट पारित हुआ, उससे पहले इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में जो है एक कार्य किया था, महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र रीमैरिज, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा है ना, तो महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे ने। और फिर यही आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैला था, और फिर जाकर 1856 में क्या पारित हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। किसके समर्थन से, सबसे मुख्य नेता कौन थे जी, ये लिखिए। फिर अब नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए, अलग से पॉइंट लिखना है। नोट करके लिखिएगा, नोट NOTE करके, नोट होता है वैसे पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कभी। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है, क्योंकि संस्थापक अलग है, प्रेरणा स्रोत का मतलब क्या होता है, किससे प्रेरित होकर किसी सभा या संस्था का गठन करना। तो लिखिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन, जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज जो है मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर स्थापित की थी। इसमें से अभी जो भारतीय समाज सुधारकों में से मूल रूप से बचा है, दयानंद सरस्वती के अलावा रामकृष्ण मिशन की जिन्होंने स्थापना की थी, विवेकानंद, उसके अलावा 3-4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स में बहुत मिल जाएगा, नोट्स भी साथ में साथ मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा तो कल के सेशन में पहले हम जो 5-7 बच गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, और कल से आपकी शुरुआत हो जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। रही बात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व यानी कि कांग्रेस से पूर्व कुछ सभाएं गठित की गई थी, उसका मैं सीधे सीधे आप लोगों को नोट्स दे दूंगे, जिसमें जमींदारी एसोसिएशन लाया गया था, इंडियन लीग था, इंडियन एसोसिएशन था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसमें आप लंदन में दादा भाई नौरोजी के योगदान में बहुत कुछ हुआ था, उसका मैं नोट्स दे दूंगी। जितने चैप्टर छूटेंगे उन सबका नोट्स आपको मिलेगा, ठीक। नोट्स एक भी नहीं है जो नहीं मिलने वाला, नोट्स जितना छोड़ेंगे। रही बात अगर टाइम बचा तो हम दोबारा से जो है और भी एक बार पूरा जो है रिवीजन कर लेंगे, वो जिस फॉर्मेट में आप करना चाहेंगे, जैसे कि हम प्रश्न ले लें अपने से बनाकर और उस पर व्याख्या के साथ डिटेल में चर्चा कर लें, या अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स के रूप में एक कंपाइल और भी मैं दे दूंगी, जैसे कि शुरू से जो घटनाएं हुई यूरोपियों के आगमन से लेकर 1885 से पूर्व का एक कंपाइल नोट्स का मिलेगा, एकदम शॉर्ट नोट्स, उस पर मैं डिटेल में एक एक कर चर्चा कर दूं, और उसके बाद 1885 से लेकर 1947 तक का। मतलब हमारी टीम की कोशिश एक ही है, आपका प्री निकलवाना, बाकी मेंस बाद में।
इसीलिए हम इतने शॉर्ट्स में आपको पढ़ाते हैं, वरना ये मत सोचिएगा मैम तो बस फैक्ट्स को पढ़ा रही हैं, मजबूरी है इतने कम टाइम में, क्योंकि पूरा हिस्ट्री पढ़ाने में, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 25 दिन लगेगा अगर मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी आपको, तो बहुत बड़ा है मॉडर्न हिस्ट्री, इसीलिए। और हमारे पास टाइम है क्योंकि छुट्टी बीच में है, नहीं करते हुए भी 2 छुट्टियां आप लोग लीजिएगा कम से कम दशहरे में, मुझे नहीं लगता कोई आएगा। और दिवाली से छठ के बीच ज्यादातर जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं वो जाने के बाद दोबारा नहीं आ सकते, तो मजबूरी हमारे पास है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में जो है आपकी क्लासेज ले रहे हैं। इसलिए मैं इतने मेहनत करके अपना नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा रही हूँ, ताकि जो है लास्ट टाइम में आप लोगों को रिविजन की दिक्कत कोई है ना हो। ठीक है, धन्यवाद। बाकी कोई